हेलो गाइस, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में। व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? क्या है जैव विविधता? तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता है जो कि प्रजातियों के बीच और उनकी परिस्थिति तंत्रों की विविधता को भी समाहित करती है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रासन ने 1985 में किया था। जैव विविधता 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आनुवंशिक विविधता, दूसरा है प्रजाति विविधता तथा तीसरा है पारितंत्र विविधता। प्रजातियों में पाए जाने वाली आनुवंशिक विविधता को आनुवंशिकी विविधता के नाम से भी जाना जाता है। यह आनुवंशिक विविधता जीवों के विभिन्न आवासों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन का परिणाम होती हैं। प्रजातियों में पाई जाने वाली विभिन्नता को प्रजाति विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। किसी भी विशेष समुदाय अथवा परितंत्र के उचित कार्य के लिए प्रजाति विविधता का होना अनिवार्य होता है। पारितंत्र विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाली पारितंत्रों में उस विभिन्नता को कहते हैं जिसे प्रजातियों का निवास होता है। पारितंत्र विविधता विविध जैव भौगोलिक क्षेत्रों जैसे कि झील है, मरुस्थल, जवारनधुस आदि में प्रतिबिंबित होती हैं। दूसरा है जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। जैव विविधता के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन असंभव है। जैव विविधता के विभिन्न लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है जैव विविधता भोजन, कपड़ा, लकड़ी, ईंधन तथा चारा की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें जैसे कि गेहूँ, धान, जौ, मक्का को हम जिया मेज भी बोलते हैं, ज्वार जैसे कि सोरधम, बलगेर, बाजरा, रागी, अरहर, चना, मसूर आदि से हमारी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हैं। जबकि कपास जैसी फसल हमारे कपड़े की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। सागवान को हम टेक्टोना भी बोलते हैं। ये सब हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। दूसरा है जैव विविधता कृषि पैदावार बढ़ाने के साथ साथ रोगरोधी तथा कीटरोधी फसलों की किस्मों के विकास में सहायता होती हैं। हरित क्रांति के लिए उत्तरदायी गेहूं की बौनी किस्मों का विकास जापान में पाए जाने वाली नारिन नामक गेहूं की प्रजाति की मदद से किया जाता था। इसी प्रकार धान की बौनी किस्मों का विकास ताइवान में पाए जाने वाली डीजिओ जेन नामक धान की प्रजाति से किया गया था। सन 1970 के प्रारंभिक वर्षों में विषाणु के संक्रमण से होने वाली धान ग्रासी स्टर्नट नामक बीमारी के कारण एशिया महाद्वीप में 1,60,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा था। धान की जातियों में इस बीमारी के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित करने हेतु मध्य भारत में पाई जाने वाली जंगली धान की प्रजातियां ओराइजा निवरा का उपयोग किया गया था। IR 36 नामक विश्व प्रसिद्ध धान की जातियों के भी विकास में ओराइजा निवरा का उपयोग किया गया है। तीसरा है आपका वनस्पति जैव विविधता औषधि आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती हैं। एक अनुमान के अनुसार आज लगभग 30% उपलब्ध औषधि को उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। उष्णकटिबंधीय शाकीय वनस्पतियों सदाबहार
विनकृष्णीय तथा विन व लास्टिन नामक क्षारों का स्रोत होता है, जिनका उपयोग रक्त कैंसर में उपचार में होता है। सर्पगंधा पादप रेस्पिन नामक महत्वपूर्ण क्षार का स्रोत होता है, जिसका उपयोग उच्च रक्तचाप के उपचार में किया जाता है। गूगल नामक पौधों से प्राप्त गोंद का उपयोग गठिया में इलाज किया जाता है। सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुकैन नामक क्षार का उपयोग मलेरिया ज्वर के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार आर्टिमिशिया एनुआ नामक पौधे से प्राप्त आर्टिमिशनिन नामक रसायन का उपयोग मस्तिष्क मलेरिया के उपचार में होता है। जंगली रतालू से प्राप्त डाइसेजिन नामक रसायन का उपयोग स्त्री गर्भवती के रूप में भी होता है। चौथा नंबर है आपका इसमें, जैव विविधता पर्यावरण प्रदूषण के निस्तारण से सहायता होती हैं। प्रदूषणों का विघटन तथा उसका अवशोषण कुछ पौधे की विशेषता होती हैं। सदाबहार नामक पौधे में नाइट्रोटालुइन जैसे घातक विस्फोटक को विघटित करने की क्षमता होती है। सूक्ष्मजीवों की विभिन्न प्रजातियां जहरीली बेकार पदार्थों के साफ सफाई में सहायता होती हैं। सूक्ष्मजीवों की स्यूडोमोनास प्यूडिया तथा आर्थोबैक्टर विस्कोसा में औद्योगिक अपशिष्ट से विभिन्न प्रकार के भारी धातुओं को हटाने की क्षमता होती हैं। पौधों की कुछ प्रजातियों में मृदा से भारी धातु जैसे कॉपर, कैडमियम, मरकरी, क्रोमियम के अवशोषण तथा संचयन की क्षमता पाई जाती है। इन पौधों का उपयोग भारी धातुओं के निस्तारण में किया जाता है। भारतीय सरसों में मृदा से क्रोमियम तथा कैडमियम के अवशोषण की क्षमता पाई जाती है। जलीय पौधे जैसे जलकुंभी, लेमना, सालिविनिया तथा एजोला का उपयोग जल में मौजूद भारी धातुओं जैसे आपका है कॉपर है, कैडमियम है, आयरन है, मरकरी है, ये निस्तारण में होता है। अगला है 5वां नंबर है, जैव विविधता में संपन्न वन पारितंत्र कार्बन डाइऑक्साइड की मुख्य अवशोषण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है जो वैश्विक तपन के लिए उत्तरदायी है। उष्णकटिबंध वन विनाश के कारण आज वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भविष्य में वैश्विक जलवायु के अव्यवस्थित होने का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अगला है आपका 6 नंबर, जैव विविधता मृदा निर्माण के साथ साथ उसके संरक्षण में भी सहायक होती हैं। जैव विविधता मृदा संरचना को सुधारती है, जल धारण क्षमता एवं पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाती है। जैव विविधता जल संरक्षण में भी सहायक होती हैं, क्योंकि यह जलीय चक्र को गतिमान रखती हैं। वनस्पति जैव विविधता भूमि में जल रिसाव को बढ़ावा देती हैं, जिससे भूमिगत जल स्तर बना रहता है। आपका अगला 7वां नंबर, जैव विविधता पोषण चक्र को गतिमान रखने से में सहायक होती हैं। वह पोषक तत्वों की मुख्य अवशोषक तथा स्रोत होती हैं। मृदा की सूक्ष्मजीवी विविधता पौधे के मृत भाग तथा मृत जीवों को विघटित कर पोषक तत्वों को मृदा में मुक्त कर देती हैं, जिससे यह पोषक तत्व पुनः पौधे को प्राप्त होते हैं। अगला हम देखते हैं 8वां नंबर है आपका, जैव विविधता पारितंत्र को स्थिरता प्रदान कर पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती हैं। पौधे तथा जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्रजाति की विलुप्त दूसरे के जीवन को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार पारितंत्र कमजोर हो जाता है। अगला आपका 9वां नंबर है, पौधे
भक्षी जानवरों के भोजन के स्रोत होते हैं, जबकि जानवरों का मांस मनुष्य के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। अगला है 10वां नंबर, समुद्र के किनारे खड़ी जैव विविधता संपन्न ज्वारीय वन प्राकृतिक आपदाओं जैसी समुद्री तूफान तथा सुनामी के खिलाफ ढाल का काम करते हैं। 11 नंबर है, जैव विविधता विभिन्न सामाजिक लाभ भी हैं। प्रकृति अध्ययन के लिए सबसे उत्तम प्रयोगशाला है शोध, शिक्षा तथा प्रसार कार्यों का विकास। प्रकृति एवं उसकी जैव विविधता की मदद से ही संभव है। इस बात को साबित करने के लिए तमाम साक्ष्य में है कि मानव संस्कृति तथा पर्यावरण का विकास साथ साथ हुआ है। अतः सांस्कृतिक पहचान के लिए जैव विविधता का होना भी अति आवश्यक है। आपका जैव विविधता का क्षरण। पृथ्वी पर जैविक संसाधनों के क्षय को जैव विविधता क्षरण के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी का जैविक विविधता लगभग 400 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम है। इस जैविक धन के निरंतर क्षय में मनुष्य के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। दुनिया के विकासशील देशों में जैव विविधता क्षरण चिंता का विषय है। एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका के देश जैव विविधता संपन्न हैं, जहां तमाम प्रकार के पौधे तथा जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। विडंबना यह है कि अशिक्षा, गरीबों, वैज्ञानिक विकास का अभाव, जनसंख्या विस्फोटक आदि ऐसे कारक हैं जो इन देशों में जैव विविधता क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया में कुल कितनी प्रजातियां हैं यह ज्ञात में परे है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इनकी संख्या 30 लाख से 10 करोड़ के बीच लिया गया था। आनुवंशिक क्षरण के निम्नलिखित 2 प्रमुख कारण हैं। पहला है फसल संख्या। फसल संख्या क्या है? पूर्व में अधिक संख्या में पौधे का उपयोग विभिन्न कार्यों हेतु होता है, लेकिन धीरे धीरे इन पौधों की संख्या में गिरावट आई। उदाहरण के लिए 3000 भोजन पौधों की प्रजातियों में केवल 150 का वाणिज्यीकरण हुआ है। कृषि में 12 प्रजातियों का प्रभुत्व है, जिनमें 4 फसलों की प्रजातियां कुछ पैदावार का 50% पैदा करती हैं, जैसे कि धान है, गेहूं है, मक्का है और आलू है। दूसरा है फसलों के प्रकार। आज एक ही प्रकार की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे गुणों को समावेश करने का चलन है। जैसे ही नई प्रकार की फसल विकसित होती हैं, उसका बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। परिणाम स्वरूप स्थानीय देसी किस्मों का प्रयोग बंद हो जाता है, जिससे स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। आनुवंशिक क्षरण गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह भविष्य में फसलों के सुरक्षा कार्यक्रमों को प्रभावित करेगा। फसलों की स्थानीय तथा पारंपरिक प्रजातियों में उपयोग गुण होते हैं, जिसका उपयोग फसल की वर्तमान प्रजातियों के विकास में किया जा सकता है। इसलिए फसलों की विविधता को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। आनुवंशिक क्षरण गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव फसल प्रजनन कार्यक्रम पर पड़ेगा। फसल की पारंपरिक किस्में तथा उनकी जंगली प्रजातियों में बहुत से उपयोगी जीन्स हैं, जिनका उपयोग फसलों की वर्तमान किस्मों के सुधार में किया जा सकता है। अब इसके बारे में हम आगे कुछ टिप्पणी को डिस्कस करेंगे। पहला है आवास विनाश। मानव जनसंख्या वृद्धि एवं मानव गतिविधियां आवास विनाश का प्रमुख कारण है। आवास की क्षति वर्तमान में अकशेरुकी जंतुओं की विलुप्ति का एक प्रमुख कारण है। बहुत से देशों में, विशेषकर द्वीपों पर, जब मानव जनसंख्या घनत्व में वृद्धि होती है तो अधिकतर प्रकृति आवास नष्ट हो जाते हैं।
दुनिया के 61 में से 41 प्राचीन विश्व उष्णकटिबंध देशों में 50% से ज़्यादा वन जीवों के आवास नष्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर स्थितियों में आवास विनाश के प्रमुख कारक औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, जिनका संबंध वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे खनन, पशुपालन, कृषि, वानिकी, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना आदि से है। वर्षा वन उष्णकटिबंध, शुष्क वन, नभभूमि, ज्वारीय वन तथा घास के मैदान जोखिमग्रस्त आवास है। दूसरा है आवास विखंडन। आवास विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशाल क्षेत्र का आवास क्षेत्रफल कम हो जाता है और प्रायः 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। जब आवास नष्ट हो जाता है तो टुकड़े बहुधा एक दूसरे से अलग अलग क्षारिक अवस्था में प्रकट होते हैं। आवास विखंडन प्रजातियों के विस्तार तथा स्थापना को सीमित कर देता है, जिससे जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण जैव विविधता क्षरण का एक प्रमुख कारक बनता जा रहा है। नासीजी विन्यासक, औद्योगिकी, रसायन तथा अपशिष्ट आदि पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। नासी जीवनाशक प्रदूषण के परिणाम स्वरूप मृदा के सूक्ष्मजीवी, वनस्पतियों तथा जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसके अतिरिक्त जल वर्षा के बहाव से जब नासी जीवाणुनाशक जल स्रोत में पहुँचते हैं तो वहाँ भी सूक्ष्मजीव, वनस्पतियों तथा जंतुओं को मार देते हैं। नासी जीवनाशक DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनॉल ट्राइक्लोरो इथेन। पक्षियों की गिरती आबादी का एक प्रमुख कारण है DDT। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पक्षियों के शरीर में पहुंचता है, जहां वह एक एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स की गतिविधियों को प्रभावित करता है, जिससे अंडे की खोल कमजोर हो जाती है। परिणाम स्वरूप अंडा समय से पहले फूट जाता है, जिससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अम्ल वर्षा के कारण नदियों तथा झीलों का अम्लीकरण जलीय जीवों के लिए एक प्रमुख खतरा बनता जा रहा है। चौथा है जैव विविधता क्षरण के कारण। जैव विविधता क्षरण के विभिन्न कारण हैं, जिनमें आवास विनाश, आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल के पौधे का आक्रमण, अतिशोषण, वन जीवों का शिकार, वन विनाश, अतिचराई बीमारी, चिड़ियाघर तथा शोध हेतु प्रजातियों का उपयोग, नासी जीवों तथा परभक्षियों का नियंत्रण, प्रतियोगी अथवा परभक्षी प्रजातियों का प्रवेश प्रमुख है। जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण का आशय जैविक संसाधनों के प्रबंध से है, जिससे उनके व्यापक उपयोग के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करती है। जैव विविधता भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रकृति आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती हैं। वास्तव में जैव विविधता प्रकृति की संभावित संपत्ति है और इसका क्षय एक प्रकार से प्रकृति का क्षय है। अतः प्रकृति को नष्ट होने से बचाने के लिए जैव विविधता को संरक्षण प्रदान करना समय से सबसे बड़ी आवश्यकता है।
जैव विविधता के निष्कर्ष को हम देखेंगे। मानव सभ्यता के विकास की धुरी जैव विविधता मुख्यतः आवास विनाश, आवास विखंडन, पर्यावरण प्रदूषण, विदेशी मूल की वनस्पतियों के आक्रमण, अतिशोधन, वन जीवों का शिकार, वन विनाश, अति चराई, बीमारी आदि के खतरे में है। अतः पारिस्थितिकी संतुलन, मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं प्रकृति आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, भूस्खलन आदि से मुक्ति के लिए जैव विविधता का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।